मेजर रोहित की खुशकिस्मती के खटके की आवाज सुनकर वो बाहर की तरफ मुतवज्जे हुआ था। खिड़की के शीशे से उसे एक आदमी मोहतात अंदाज में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। वो समझ गया कि उसे घेरा जा रहा है। उसने जल्दी से फैसला करते हुए फरार के लिए वही समत मुंतखब की और अगले ही लम्हे वो खिड़की खोलकर बाहर कूद गया। हैंड्स अप! वो आदमी जोर से ललकारा। उसके साथ ही उसके पिस्टल का रुख रोहित की टांगों की तरफ हो गया, जिससे रोहित को समझने में देर न लगी कि उसका मकसद सिर्फ उसे जख्मी करना है। उसकी ट्रिगर पर धरी उंगली पर नजर रखते हुए रोहित तेजी से उसकी समत बढ़ा और फिर उंगली की मामूली सी जुम्बिश को देखते हुए वो जोर से उछला। गोली उसके कदमों के नीचे से निकल गई थी। इससे पहले कि वो आदमी अगली गोली फायर कर पाता, उसने एक जोरदार किक उसके सीने पे दे मारी और उसके नीचे गिरते ही वो रुके बगैर भागता चला गया। न जाने कितने आदमियों ने मकान को घेरा हुआ था। बजाय गली में कूदने के वो साथ वाले मकान की दीवार फलांगता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसकी खुशकिस्मती के सहन में कोई नहीं था। उस मकान से मुत्तसिल मकान में घुसकर उसने पिछली तरफ की दीवार से गली में झांका और गली को खाली पाकर बाहर कूद गया। वहां से तेजी से दूर जाते हुए उसने मोबाइल निकालकर रणधीर का नंबर डायल किया। जी सर। अभी तक उन दोनों आदमियों की तरफ से कोई इत्तला नहीं आई। जैसे ही रोहित उसकी बात काटते हुए बोला, वो दोनों उल्लू के पट्टे पकड़े गए हैं। तुम फौरी तौर पर अपनी जगह छोड़ो और तमाम को फोन करके यही बता दो। उन दोनों को जो बातें मालूम थीं दुश्मन उनसे पूछ चुके हैं, इसलिए तमाम एहतियातें बरूए कार ले आओ। पता नहीं क्या क्या करना है। वो बोला, जी सर। रोहित ने कहा, ओके, फिर कल शाम को उस जगह मिलेंगे जहां पहली मर्तबा इकट्ठे बैठकर खाना खाया था। अब इस नंबर पर कॉल करने की जरूरत नहीं है, मैं नंबर बदलने लगा हूं। रणधीर बोला, ठीक है सर, मैं समझ गया। बाकियों को भी मैं नंबर बदलने का कह देता हूं। रोहित बोला, बस जो करना है जल्दी से करो। दुश्मन किसी टाइम भी तुम्हारे ठिकाने पर हल्ला बोल सकता है। ये कहते ही उसने राब्ता मुनक़ता किया और मोबाइल गंदे नाले में उछाल कर करीब से गुजरती हुई एक टैक्सी इशारे से रोककर उसमें बैठ गया। उसका इरादा उस ठिकाने पर जाने का था जिसके मुताल्लिक रणधीर भी नहीं जानता था। कराची के इलाके कायदाबाद फ्लाईओवर के करीब धमाका। रोशनी के शहर कराची को तारीक करने की साजिशें बेनकाब। भारतीय एजेंसी रॉ की चालबाजियां, मक्कारियां। एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिसे हालात ने दहशतगर्द बनने पर मजबूर किया। बदनाम ज़माना एजेंसी ब्लैक वाटर के गलीज धंधे। पाकिस्तानी ISI के कारनामे। मुल्क की खातिर कुर्बानियां। स्नाइपर और भगोड़ा के बाद पेश खिदमत है रियाज आकिब कोहलर का एक और शाहकार नॉवल दलदल। अस्सलाम वालेकुम सेठ साहब, मेरा नाम दिलशाद अमीन है और SP साहब ने आपकी बेटी के अगवा का केस मेरे हवाले किया है। फाजिल खान ने खड़े होकर उससे मुसाफा किया। वालेकुम अस्सलाम इंस्पेक्टर साहब, प्लीज तशरीफ रखें। दिलशाद अमीन का नाम सुनकर कुछ भूली बिसरी यादें उसकी सोच में दर आई थी। कुछ भी था, SP साहब ने हिना की बाजियाबी के लिए सही बंदे का इंतखाब किया था। फाजिल आंखें बंद करके उस पे एतमाद कर सकता था। इंस्पेक्टर दिलशाद की ईमानदारी में उसे कोई शुबा नहीं था। इंस्पेक्टर शुक्रिया कहते हुए सोफे पर बैठ गया। सेठ साहब, क्या ब्लैकमेलर का दोबारा कोई फोन आया है? एक लम्हा सोचने के बाद फाजिल ने कहा, जी इंस्पेक्टर साहब, रात को 2:30-3 बजे के करीब उसका फोन आया था। इंस्पेक्टर बोला, क्या कह रहा था? क्या फिर कोई नया मुतालिबा किया है उसने? सेठ बोला, वो मेरा एक पुराना दुश्मन है इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर बोला, मेरा भी यही अंदाजा था। बहरहाल कौन है और दुश्मनी की वजह और वो चाहता क्या है? सेठ फाजिल बोला, उसका नाम सैयद इस्माइल शाह गाजी है इंस्पेक्टर साहब। दुश्मनी की वजह वही है, अमीर और गरीब की अजली चपकलिश। कोई 2 साल पहले अपना मकान फरोख्त करने के सिलसिले में मेरे पास तशरीफ आवरी हुई थी। मैंने उसके मुतालबे से कम कीमत लगाई। मौसूफ नाराज होकर चला गया। उस वक्त उसे रकम की जरूरत थी, मगर मैंने तो कोई खैराती इदारा नहीं खोल रखा। मैं क्यों 25-30 लाख के मकान के 2 करोड़ अदा करता। बाद में उसकी बहन किसी गाहक के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई थी, जिसकी वजह से मौसूफ के बाप को हार्ट अटैक हो गया और जनाब ने गुस्से में आकर अपनी माँ को कत्ल कर दिया, क्योंकि वो भी बहन की सरगर्मियों में शरीक थी। बहन घर से फरार हो गई और ये हवालात में पहुंच गया। वहां से किसी मुजरिम तंजीम की मदद से फरार हुआ और आज मेरे गले आन पड़ा है। अपनी बर्बादी का जिम्मेदार वो मुझे गर्दानता है, क्योंकि अगर मैंने उस वक्त उसकी मतलूबा रकम अदा कर दी होती तो हालात इस नहज पर न पहुंचते। हालांकि कराची में और भी कई उमरा मौजूद हैं जो मुझसे कई गुना अमीर हैं, लेकिन मेरी बदबख्ती के उस कमबख्त ने मेरे गले आन पड़ना था। अब अपनी बहन की बेइज्जती का बदला वो मेरी बेटी को अगवा करके ले रहा है। इंस्पेक्टर बोला, बात हलक से नहीं उतर रही
नहीं सेठ साहब, इतनी सी बात पे इतना बड़ा कदम कोई कैसे उठा सकता है, और उसकी बहन की बेइज्जती से आपका क्या ताल्लुक? सेठ फाजिल बोला, यही तो रोना है थानेदार साहब। वैसे उसका गुमान है कि अगर मैं उसका मकान खरीद लेता तो उसकी माँ बहन पैसे की जरूरत को इस बुरे अंदाज में पूरा करने की कोशिश न करती। यानी वही मिसल इस पे लागू आती है कि मारूं घुटना फूटे आंख। अब वो माँ को कत्ल करने का जवाब ढूंढता फिर रहा है, या शायद इसमें उसे कोई कफारा नजर आ रहा है। बहरहाल कुछ भी है, मुझ पर तो कहर टूटा हुआ है ना। दिलशाद अमीन ने उसकी जानिब बगौर देखा, मगर सेठ फाजिल निगाहें चुरा गया। दिलशाद अमीन के गले से उसकी कहानी नहीं उतर रही थी, मगर वो उसकी मदद करने आया था और बज़ाहिर वो मजलूम था। उसने खामखा उसकी तरदीद करना मुनासिब न समझा और उसकी कहानी मिन्नोअन कबूल कर ली। वैसे ये कितना अरसा पहले की बात है? सेठ बोला, करीबन 2 साल होने वाले हैं। इंस्पेक्टर ने पूछा, किस थाने की अमलदारी में ये केस हुआ था? जवाबन फाजिल अली खान ने उस थाने का नाम दोहरा दिया। इंस्पेक्टर बोला, अच्छा सेठ साहब, अब ये बताएं कि उसके बारे में कोई हल्का सा क्लू आपके पास है? उसकी कोई फोटो वगैरह जिससे मैं अपनी तफ्तीश आगे बढ़ा सकूं? सेठ फाजिल बोला, उसकी फोटो वगैरह तो शायद आपको थाने से मिल जाए, अलबत्ता उसका कोई क्लू मेरे पास होता तो वो सतह जमीन की बजाय जेर जमीन नजर आता। इंस्पेक्टर ने कहा, अभी चंद लम्हे पहले तो आप बड़ी शिद्दत से खुद को मजलूम साबित कर रहे थे, इतनी जल्दी लहजा बदल गया। दिलशाद अमीन के लहजे में तंज की आमेजिश थी जो फाजिल खान को ये एहसास दिलाने के लिए काफी थी कि दिलशाद ने उसकी कहानी पे बिल्कुल यकीन नहीं किया। वो बोला, इंस्पेक्टर साहब, ऐसे बंदे पे गुस्सा करना मेरी तबई मजबूरी है। आखिर उस पलीद ने हफ्ते भर से मेरी मासूम बेटी को यरगमाल बनाया हुआ है। उसे मुंह मांगी रकम भी अदा की जा चुकी है, उसके बावजूद उसने गुड़िया को रिहा नहीं किया। अब आप चाहते हैं उसके बारे में बुरा भी ना सोचूं? इंस्पेक्टर ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं सेठ साहब, ऐसे जालिमों के लिए हम मौजूद हैं ना। वो बोला, काश ऐसा ही होता। इस दफा फाजिल खान को पुलिस की नाकिस कारकर्दगी पे चोट करने का मौका मिल गया था। इंस्पेक्टर ने कहा, ऐसा ही है सेठ साहब, और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आप चंद दिन इंतजार करें। अब जबकि मुजरिम के नाम का पता चल गया है तो वो खुद भी ज्यादा देर छुप कर नहीं रह सकता। सेठ फाजिल बोला, इंस्पेक्टर साहब, ये ना हो कि इस दौरान कोई ऐसा हादसा हो जाए जिसका इजाला मुमकिन ना हो। उसके लहजे में 1000 किस्म के अंदेशे पिन्हा थे। इंस्पेक्टर ने कहा, मैं समझा नहीं सेठ साहब। वो बोला, इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी की उम्र तकरीबन 19 साल है, आगे आप खुद समझदार हैं। इंस्पेक्टर ने कहा, अल्लाह खैर करेगा सेठ साहब, मैं खुद भी एक बेटी का बाप हूँ और बाप का दुख मेरी निगाह से ओझल नहीं हो सकता। सेठ फाजिल बोला, इंस्पेक्टर साहब, यही बात जहन में रख कर तफ्तीश करना। इंस्पेक्टर बोला, इसके लिए मुझे आपकी हिदायत की जरूरत नहीं है सेठ साहब। इंस्पेक्टर दिलशाद अमीन खड़ा हो गया। सेठ बोला, बैठे ना इंस्पेक्टर साहब, चाय तो पी कर जाएं। दिलशाद अमीन बोला, नहीं सेठ साहब, फिर कभी सही, इस वक्त इजाजत चाहूंगा। और वो फाजिल से मुसाफा करके वहां से निकल आया। मुतल्लिका थाने से इस्माइल शाह की फाइल निकाल कर वो अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाना चाहता था। सर, पहले ठिकाने से एक बंदे की गिरफ्तारी के अलावा बाकी सारे ठिकाने खाली मिले हैं। इरफान ने अपनी कारकर्दगी बताई। आतिफ ने कहा, चलो तुम किसी मुजरिम को तो पकड़ लाए, हमारे हाथ जो आया वो बेचारा तो बिल्कुल अनजान है। इरफान ने पूछा, क्या रोहित वहाँ नहीं था? आतिफ ने कहा, वहीं पे था लेकिन हाथ नहीं आया, चकमा देकर निकल गया। उसने पूछा, वो कैसे सर? आतिफ बोला, ये बाद में इमरान से पूछ लेना, पहले अपने कैदी से पूछगिछ कर लो, शायद कोई काम की बात मालूम हो जाए। वो बोला, चलो सर इकट्ठे चलते हैं। आतिफ बोला, नहीं, मैंने सिद्दीकी साहब से बात करनी है, तुम खुद जाकर तफ्तीश करो, मैं तुम्हारी रिपोर्ट का मुंतजिर हूँ। इरफान सर हिलाता हुआ कमरे से निकल गया और आतिफ फोन उठाकर सिद्दीकी साहब का नंबर डायल करने लगा। सिद्दीकी साहब की गंभीर आवाज उसके कानों में गूंजी, यस, और उसने सारी सूरत हाल उनके गोश गुजार कर दी। वो बोले, ये मेजर रोहित का मसला कुछ ज्यादा तूल नहीं खींच गया? आतिफ ने कहा, सर बस उसकी किस्मत अच्छी थी, वरना। सिद्दीकी साहब बोले, खैर अपनी किस्मत तो उसने खुद अच्छी बनाई है। आतिफ ने अपने मातहत की वकालत की, सर इमरान बेखबरी में मार खा गया है। वो बोले, कैसी बात कर रहे हो आतिफ? दुश्मन के घर में घुसने के बाद कैसी बेखबरी और गफलत? आतिफ बोला, सॉरी सर। वो बोले, नहीं, आपको सॉरी करने की जरूरत नहीं, लेकिन इन तमाम को थोड़ी सी हिदायत करो कि जब एक दफा बता दिया है कि मेजर रोहित क्या बला है तो फिर उसे आम मुजरिम की तरह लाइटली क्यों लेते हो? आतिफ बोला, सर इस दफा उन्हें अच्छी तरह अंदाजा हो गया है, लेकिन इसके बावजूद जरूरी नहीं कि वो हमारी गफलत से ही भागे। वो बोले, अच्छा छोड़ो इस बहस को, तुम रिपोर्ट फाइनल करके भेजो ताकि बदर साहब को पेश कर सकूं। आतिफ बोला, सर 1 घंटे तक भेजता हूँ। ओके कहकर सिद्दीकी साहब ने राब्ता मुनक़ता कर दिया और आतिफ ताज़ा सूरत हाल जानने के लिए तहखाने की समत बढ़ गया। आए दिलशाद साहब बैठे। दिलशाद के हम रैंक इंस्पेक्टर करम इलाही ने खड़े होकर उसे खुशामदीद कहा और दिलशाद शुक्रिया कहते हुए बैठ गया। वो उस वक्त इस्माइल शाह के केस की फाइल देखने थाने आया हुआ था जहां इस्माइल कैद रहा था। चाय या ठंडा?
दिलशाद बेतकल्लुफी से बोला, चाय मुनासिब रहेगी। करम इलाही चाय का ऑर्डर देकर उसकी तरफ मुतवज्जे हो गया। सर कैसे तशरीफ आवरी हुई? दिलशाद बोला, एक बंदे के मुतालिक मालूमात चाहिए थी। आप ये बताएं कि आप यहाँ कब से तैनात हैं? वो बोला, 6 माह होने को हैं। पूछा, आपसे पहले यहाँ कौन था? वो बोला, इंस्पेक्टर हुक्मदाद। दिलशाद ने कहा, अच्छा सर, इस्माइल शाह नाम का एक आदमी कोई 2-पौने 2 साल पहले यहाँ हवालात से फरार हुआ है, उसके केस की फाइल जरा निकलवा लें। इंस्पेक्टर करम ने सर हिलाते हुए इंटरकॉम उठाया और इस्माइल शाह की फाइल लाने का हुक्म दिया। इसी दौरान चाय आ गई। वो बमुश्किल चाय पीकर फारिग हुए थे कि एक पुलिस वाला इजाजत लेकर अंदर दाखिल हुआ और हाथ में पकड़ी फाइल मुअद्दबाना अंदाज में इंस्पेक्टर करम इलाही के सामने रख दी। ये ले सर। फाइल के टाइटल पे सरसरी सी निगाह डालकर उसने फाइल इंस्पेक्टर दिलशाद की समत बढ़ाई। इस्माइल शाह की तस्वीर देखकर दिलशाद को फाजिल खान की सारी बातें झूठी महसूस हुई, लेकिन फाइल में लिखी तफसीलात फाजिल खान के बयान की तायद कर रही थी। दिलशाद अमीन को महसूस हुआ जैसे इस्माइल शाह को इस सारे मामले में फंसाया गया हो, मगर इस बात का सबूत उसके पास नहीं था। इस सारे मामले की छानबीन भी बहुत मुश्किल थी कि असल किरदार मंजर से आउट था। दिलशाद बोला, क्या ये फाइल मैं चंद दिनों के लिए अपने पास रख सकता हूँ? असल में ये किरदार फिर सामने आ गया है तो मैं चाहता हूँ जरा इसके पिछले केस की स्टडी कर लूँ। इंस्पेक्टर करम बोला, सर प्लीज, इस बारे में आपको मेरी इजाजत की जरूरत नहीं। दिलशाद बोला, थैंक्स इंस्पेक्टर साहब, अब इजाजत चाहूंगा। वो बोला, सर अगर हमारे लायक कोई खिदमत हो तो जरूर मौका दीजिएगा। इंस्पेक्टर करम इलाही उसके हमरा खड़े होते हुए बोला और इंस्पेक्टर दिलशाद एक मरतबा फिर उसका शुक्रिया अदा करते हुए थाने से निकल गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार इस्माइल शाह के मोहल्ले की तरफ उड़ी जा रही थी। वही ऐसी जगह थी जहां से इस्माइल शाह के मुताल्लिक कुछ मालूमात मिल सकती थी। रहमदिली और अखलाक, ये ऐसी 2 बीमारियां हैं जो तुम्हें किसी के काबिल नहीं छोड़ेंगी। याद रखो, हमेशा दिमाग का फैसला मानना। इस्माइल के दिमाग में एक एक ही बातें गूंज रही थी। अपने मकसद के हुसूल के लिए हो सकता है तुम्हें ऐसे काम भी करने पड़े जिनकी बज़ाहिर नजर तुम्हारा मजहब इजाजत न देता हो। तुम्हारा मजहब, मैंने इसलिए कहा है कि मजहब हर आदमी का जाती मामला होता है, तो ऐसे कामों को मजहब के कहने पर तर्क न करना। अब ये न समझना कि मैं मजहब की मुखालिफत कर रहा हूँ। मेरा मकसद आप लोगों को ये बावर करवाना है कि जब आपके बाप का कातिल आपके सामने खड़ा हो तो उस वक्त मजहब से न पूछो कि उसके साथ क्या सलूक किया जाए। मजहब का काम सिर्फ इबादत के मुतालिक बताना है। ये आपका और उसका मामला है। उसने अपनी बारी पे मनमानी की, अब तुम्हारी बारी है। तुम भी मनमानी करो ताकि बदला पूरा हो सके। उस वक्त अखलाकियात का दर्स न देने बैठ जाना कि फुला ने यूं कहा था और फुला बुजुर्ग ने यूं किया था, उन्होंने अपने ज़र्फ के मुताबिक अमल किया था, हम दुनियादार अपने ज़र्फ के मुताबिक अमल करेंगे। इस्माइल के मुंह से निकला, हाँ, मेरा ज़र्फ इतना नहीं है कि मैं इसे छोड़ सकूं। उसने गुड़िया को पामाल करके जो जुर्म किया है उसका बदला उसे अपनी बेटी के साथ वैसे ही सुलूक से जरूर मिलेगा। उसने शराब की बोतल मुंह से लगा ली। चंद बड़े बड़े घूंट लेकर उसने मोबाइल निकाला और फाजिल का नंबर डायल करने लगा। पहली ही घंटी पे कॉल रिसीव कर ली गई। सेठ कैसा है रे? सेठ फाजिल बोला, शाह जी प्लीज, मुझे अपने जुर्म का एहसास है और मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूँ, हर जुर्माना अदा करने को तैयार हूँ। बस मेरी गुड़िया को छोड़ दो, वो मासूम है, प्लीज मेरे गुनाहों की सजा उसे न दो। इस्माइल बोला, याद है सेठ, यही बात कभी मैंने भी कही थी कि जो कहना है मुझे कहो, मेरी बहन बिल्कुल बेकसूर है। सेठ फाजिल बोला, तो क्या आप मेरी गलती दोहरा कर ये दुश्मनी जारी रखेंगे? इस्माइल ने कहा, मजबूरी है सेठ, तूने मेरी आंखों के सामने गुड़िया को पामाल किया था और फिर उसी पे इक्तफा न किया, अपने कुत्तों को भी इस दरिंदगी की दावत दी, याद है ना? सेठ फाजिल बोला, शाह जी मैं तेरी बहन को तो वापस नहीं ला सकता, अलबत्ता उसके बदले तू जो जुर्माना चाहे मुझसे ले सकता है। मैं तुम पे लगे सारे इल्जामात भी खत्म करवा दूंगा, तुझे इतनी रकम दूंगा कि बकाया जिंदगी आराम से बिता सको। इस्माइल के होंठों से हिज़यानी कहकहा उबला। वाह सेठ, लतीफ़े ना सुना, मुझे आराम से जिंदगी गुजारने की कोई जरूरत नहीं, मुझे अपनी बेचैन रूह को तस्कीन देनी है, और वो पता है कैसे मिलेगी? हिना फाजिल अली खान के जवान और खूबसूरत बदन को नोचने के बाद। सेठ फाजिल चीखा, बकवास मत करो खिंजीर, मैं तेरी बोटियां कुत्तों को खिला दूंगा। अगर मेरी गुड़िया को कुछ हुआ तो याद रखना, तुझे जमीन का कोई कोना पनाह नहीं दे सकेगा। इस्माइल एक मर्तबा फिर जुनूनी अंदाज में हंसा और उस कमरे की तरफ बढ़ गया जिसमें हिना कैद थी। सेठ, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं ये मंजर तुझे दिखा नहीं सकूंगा, अलबत्ता सुनवा सकता हूँ। खैर कोई बात नहीं, सुनने से भी तुम्हारी तशफ़ी हो जाएगी। वैसे एक बात है, हिना की आवाज जितनी भी सुरीली सही, चीखें बहरहाल बेसुरी ही मारेगी।
फाजिल अली खान के मुंह से मुगल्लज़ात का तूफान उबल पड़ा था, मगर उसका जवाब इस्माइल ने कहकहों से दिया। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, हिना चौंक कर उठ बैठी। सेठ बड़ी खूबसूरत है रे तेरी बेटी, खुदा कसम आज तक ऐसा माल नजर से नहीं गुजरा। इस्माइल के चेहरे पे छाई दरिंदगी देखकर हिना मिनमिनाई, शाहजी प्लीज मेरा कसूर, मैं तो बेगुनाह हूँ। इस्माइल जारहाना अंदाज में उसकी समत बढ़ा, तेरा सबसे बड़ा कसूर ये है कि तू सेठ फाजिल जैसे कमीने की बेटी है। उसने हथकड़ी में बंधे हाथ जोड़ दिए, नहीं शाहजी, खुदा के लिए माफी दे दो। इस्माइल ने मोबाइल फोन बेड के साथ पड़ी तपाई पर रख दिया, जिससे फाजिल खान की गरजती आवाज कभी तो मिन्नतों में बदल जाती और कभी उसे धमकाने लगती। इस्माइल के हाथ ने हिना का गिरबान थामा। अगले लम्हे चर की आवाज के साथ उसकी कमीज सामने से फट गई। नहीं, खुदा के लिए छोड़ दो डैडी, प्लीज मुझे बचाएं। उसकी चीखें बुलंद हुई, मगर इस्माइल पे कोई असर न हुआ। उसने पहले से उसकी चीखों का बंदोबस्त किया हुआ था। इसी मकसद के लिए उसने आबादी से हटकर मकान किराए पर लिया था। इस्माइल की अगली पेशकदमी में हिना का लिबास भी उसके जिस्म से अलहदा हो गया। खुदा के लिए माफ कर दो शाहजी, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तेरे पांव पड़ती हूँ, तुझे तेरी बहन का वास्ता। हिना की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया था, मगर इस्माइल ने उसकी मिन्नत समाजत पर गौर किए बगैर उसके कुंदन बदन को ललचाई हुई नजरों से देखा और अपनी हिम्मत मुज्तमा करने के लिए शराब की बोतल को मुंह लगा लिया। वो नहीं चाहता था कि उसकी चीखो पुकार और मिन्नत समाजत उसके इरादों को महमेज लगा सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।